ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक अहम टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वैसे तमाम टॉपिक बड़े अहम हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक अपनी नौइयत का मुनफरद टॉपिक है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को जो कि सॉफ्टवेयर के हवाले से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? ये बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है जिसके थ्रू आप प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। यानी सॉफ्टवेयर हाउस में जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं वो तमाम के तमाम मैनेज करने के उसके तरीक़ेकार होते हैं और उसके कुछ स्टेजेस होते हैं। उन स्टेजेस को हम लोग फुलफ़िल करके अपने प्रोजेक्ट को हम यानी अपने क्लाइंट तक डिलीवर कर सकते हैं ईज़िली। इस तरह नहीं होता कि प्रोजेक्ट आप हाथ में लें और प्रोजेक्ट अपने पास लेने के बाद उसको आप उस पर काम करना शुरू करें और उसको फुलफ़िल करें, ऐसा नहीं होता। उसमें बेसिकली कुछ स्टेजेस होती हैं, उसके कुछ लेयर्स होती हैं जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है। उसमें SDLC में अगर देखा जाए तो तकरीबन 5 से 6 इसके स्टेजेस होते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले प्लानिंग होता है स्टेज, और दूसरा डिफाइनिंग होती है, डेफिनेशंस, उसकी एनालिसिस वगैरह होती है जिसमें फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग का पार्ट शुरू हो जाता है, फिर बिल्डिंग का पार्ट जिसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, और फिर उसकी टेस्टिंग। जो चीज़ इम्प्लीमेंट होती चली जाती है सॉफ्टवेयर, उसकी फिर टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होती है। डिप्लॉयमेंट का मतलब फिर उसकी इंस्टॉलेशंस वगैरह सारा उस पार्ट की तरफ हम लोग चले जाते हैं। अगर इसके हवाले से देखा जाए, आज के जो लेक्चर में हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर हाउस में क्या होता है और वहाँ पर सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप किए जाते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, एक छोटा सी वेबसाइट है, वो बना के तो आप दे सकते हैं, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जब जाते हैं, ERP सिस्टम की तरफ जाते हैं या उससे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं, तो वो इस तरह से नहीं होता कि आप उसको नॉर्मली बनाएं और उसको कंप्लीट या फुलफ़िल करें। यकीनन आपका उसमें स्कोप डिफाइनिंग बहुत ज़्यादा होती है उस प्रोजेक्ट की, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा सकता है अगर उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे उसका। बेसिकली यहाँ पर अगर इस हवाले से देखा जाए प्रोजेक्ट के हवाले से SDLC में, तो SDLC में सबसे पहला पार्ट है प्लानिंग का। याद रखिएगा, जो प्लानिंग हम जब प्रोजेक्ट की हम लोग करते हैं तो प्लानिंग जितनी अच्छी होगी किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट आपको उतना स्मूथली, टाइमली और क्वालिटी वाइज। क्वालिटी क्या चीज़ है आपका? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आपके पास आता है और अपनी रिक्वायरमेंट आपको देता है, आप उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल और कंप्लीट करते हैं, तो इसका मतलब है वो उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगा। यानी क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसके फुलफ़िल करने को सॉफ्टवेयर की क्वालिटी कहलाया जाता है। एक बेसिक डेफिनेशन है उसकी। उसमें बेसिकली अगर देखा जाए, प्लानिंग जितनी अच्छी होगी आपके प्रोजेक्ट के हवाले से, प्रोजेक्ट इतना स्मूथली, टाइमली और क्वालिटी वाइज आपका कंप्लीट होगा। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रफ़ आइडिया के मुताबिक अगर आपका प्रोजेक्ट 100% है, उसको हम अगर 100% उसको हम पॉइंट्स देते हैं, तो उसमें से 30 या 40 पॉइंट्स हमारा जो होता है वो तकरीबन प्लानिंग में गुजरता है हमारा। इसकी वजह ये होती है जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आपका प्रोजेक्ट उतने अच्छे तरीके से आपका फुलफ़िल हो पाएगा। दूसरा हमारा होता है डिफ़ाइनिंग। डिफ़ाइनिंग में ये होता है कि आप इसमें स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। आप स्कोप क्या होता है? बेसिकली बाउंड्रीज़, कि आप कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन से कंपोनेंट को आप प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। इस तरह नहीं होता कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपका क्या बोलते हैं क्लाइंट आपको देता चला जाए आप फीचर्स, कंपोनेंट्स, और आप उसको ऐड करते चले जाएं, तो दो जगहों पे बहुत ज़्यादा लॉस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नंबर एक टाइम और दूसरा कॉस्ट। यानी कॉस्ट का मतलब ये है कि आप जितना प्रोजेक्ट को आप स्कोप को आप ब्रॉड करते चले जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपकी इस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी, और इसके अलावा हो सकता है कि मे बी इट पॉसिबल वो क्वालिटी वाइज मेंटेन ना कर पाए। तो जो डिफाइनिंग होता है प्रोजेक्ट में, स्कोप डिफाइन होता है, वो डिपेंड करता है आपके प्लानिंग के ऊपर। यानी जितनी अच्छी प्लानिंग होगी आपके प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट के स्कोप अच्छे तरीके से डिफाइन हो सकेगा।
जो चीज़ स्कोप डिफाइन होता है वो बेसिकली उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है, नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होता है, वो है आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट। यानी सबसे पहले आपने प्लानिंग की और स्मूथ तरीके से, अच्छे तरीके से आप इवन आपने अगर फॉर एग्जांपल कोई घर की पार्टी भी है तो उसमें जितनी अच्छी प्लानिंग की होगी कि पार्टी में फॉर एग्जांपल आपने अगर आपने कोई इवेंट रखना है तो इवेंट में जो चीज़ें शामिल होंगी उस पर कहाँ से वो चीज़ हासिल करेंगे, क्या करेंगे, कितने अरसे के लिए, उसकी क्या कॉस्ट बैठेगी, ये सारी की सारी आपके प्लानिंग का पार्ट होता है। और जो प्लानिंग आप करेंगे तो बेसिकली उसके हिसाब से आप उसका स्कोप डिफाइन करेंगे कि उस इवेंट में क्या होना चाहिए और कैसे होगा और किस तरह से होगा। फिर उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी प्रोजेक्ट के हवाले से भी यही है कि आप फिर उसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं एज़ पर जो आपने डिफाइनिंग के अंदर स्कोप डिफाइन किया है। अच्छा, ये दोनों चीज़ें डिज़ाइनिंग में आप नॉर्मली आप प्रोटोटाइप डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप के अंदर आप प्रोटोटाइपिंग करते हैं, प्रोटोटाइपिंग के अंदर उसको रफ एक आईटी के तौर पे आप उसको मॉडल बना के देते हैं अपने क्लाइंट को और उससे अप्रूवल लेते हैं। उसके बाद जो आप डिफ़ाइन कर लेते हैं डिज़ाइनिंग, जो कि प्लानिंग के बाद डिफ़ाइनिंग होती है यानी स्कोप, और फिर उसके बाद आपकी डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद उसकी बिल्डिंग यानी उसमें आप कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट। आप जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो डिज़ाइन अप्रूव कराया है अपने क्लाइंट से, वो तमाम के तमाम उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन में आप कोडिंग करते हैं, आप कोडिंग के थ्रू जो चीज़ डिज़ाइन हो चुका है उसको बिल्कुल आप रियल फॉर्मेट में लेकर आते हैं, रियल सिनेरियो को यूज़ करते हुए, किसी भी लैंग्वेज को आप यूज़ करते हुए आप उसको यानी एक पेपर फॉर्मेट से एक रियल फॉर्मेट, एक रियल स्ट्रक्चर के तौर पे आप सामने लाते हैं। जब भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आपने प्रोजेक्ट बनाया और उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया, चला दिया और चल भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उसमें कोई बग्स रह जाएं, हो सकता है कि रिसोर्स उसके फुलफ़िल ना हो रहे हों या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी सूरत में हम लोग टेस्टिंग का पार्ट ज़रूर रखते हैं। यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसका शुरू में बीटा वर्जन होता है और फिर उसके बाद यानी टेस्टिंग करते हैं। और टेस्टिंग भी कई तरीक़ों की टेस्टिंग होती है जो कि आगे चल के हम डिस्कस करेंगे किसी अगले लेक्चर में। टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस हवाले से है कि जो भी प्रोजेक्ट आप बनाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोजेक्ट आपका पहले ही गो थ्रू में आपका रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। कोई ना कोई बग्स उसमें रह जाते हैं। उस बग्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट सिनेरियो में रखते हुए उसको आप उसमें तमाम चीज़ों को आप रिमूव करते हैं, उन तमाम बग्स को। बग्स का मतलब है प्रोग्रामिंग एरर्स को। उसके बाद जब ये तमाम टेस्टिंग के फेज़ से गुजर जाता है तो फिर आप डेवलपमेंट के फेज़ में आते हैं, डिप्लॉयमेंट के फेज़ में आते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि आप उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको आप इस फॉर्मेट में लेकर आते हैं कि कस्टमर अपने पास उसको इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम में और इसको रन करके देखता है वो, और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को अपने लिए इस्तेमाल करता है। इसी तरह से एक और सिनेरियो हमारे सामने है, एक और पिक्चर हमारे सामने है कि जिसमें सबसे पहला पार्ट आपकी प्लानिंग, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको और एलोबरेट किया है अच्छे तरीके से 6 लेयर्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले प्लानिंग है, जो मैंने आपको पहले कहा। प्लानिंग के बाद इसमें एक पार्ट और इजाफा हो गया एनालिसिस का। एनालिसिस बेसिकली क्या है, जो आपने प्लानिंग की है उससे रेलेवेंट आप एनालिसिस करते हैं और उसमें स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। स्कोप ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए और क्या ऐड नहीं होनी चाहिए। और ऐसी सूरत में आप अपने क्लाइंट से इन टच रहते हैं और अपने क्लाइंट से इन टच रहने के बाद जो प्लानिंग आपने की है अपने प्रोजेक्ट से रेलेवेंट, उसमें स्कोप डिफ़ाइन किया है आपने, वो अपने क्लाइंट को भी अवेयर करते रहते हैं साथ साथ। उसके बाद उसके डिज़ाइनिंग का पार्ट स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट, यानी उसको फिर अप्लाई करते हैं उसको, यानी प्रोजेक्ट को आप कोड वगैरह लिखते हैं। जो प्रोजेक्ट का जो कोड लिखते हैं तो बेसिकली उसके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ये मिसाल के तौर पे एग्जांपल लेता हूँ, अगर कोई यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम है
तो उसके कुछ डिपार्टमेंट होंगे, लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट होगा, HR का डिपार्टमेंट होगा, एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट होगा, रजिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट होगा, सर नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट्स उसमें होंगे। तो उसमें जो आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके अलग अलग पोर्शंस होते हैं, यानी लाइब्रेरी का एक अलग डिपार्टमेंट है तो उसका एक अलग पोर्शन, उसका एक अलग तरीके से तमाम चीज़ों को आप देखेंगे। इसी तरीके से एग्जामिनेशन है, उसके अलग तरीके से कोड होगा, उसके अलग, और फिर उसका पीछे स्कीमा बनता है। स्कीमा कहते हैं जहाँ पर तमाम टेबल आपके सामने शो होते हैं और फिर ये देखा जाता है किसका किसके साथ रिलेशन है। आखिर में होता ये है कि आप तमाम जो आपने कंपोनेंट्स बनाए, जो फीचर्स वगैरह बनाए, उनको आखिर में इंटीग्रेट करना बड़ा ज़रूरी होता है। यानी आप टेस्ट साथ साथ करते रहते हैं और उसको इंटीग्रेट भी करते रहते हैं, यानी एक साथ जोड़ते हैं। पज़ल जिस तरह होता है, आपके सामने पज़ल्स होते हैं, मुख्तलिफ पज़ल्स, और उसके बाद आखिर में उस पज़ल्स को जोड़ के एक पूरी पिक्चर आपके सामने आती है। सेम सिनेरियो ऐसा ही है यहाँ पर, यानी टेस्टिंग भी साथ साथ करते रहते हैं और उसको इंटीग्रेट भी साथ साथ करते रहते हैं, आपस में जोड़ते भी रहते हैं। उसके बाद उसका मेंटेनेंस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेंटेनेंस कहते हैं नॉर्मली हम लोग कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसके बाद उसको चला के देखना और आगे चल के उसमें कोई एडवांस फीचर आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ रियल सिनेरियो की, तो जिस तरह से आपने यूज़ करते हैं व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सअप के भी कुछ ना कुछ वर्जन्स होते हैं, यानी जो जब भी कोई वर्जन बनाया जाता है तो उसमें कोई ना कोई ऐसा एक्सपेक्ट रह जाता है जो कि उसमें फुलफ़िल नहीं कर पाते, या आगे चल के जो भी न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशंस वगैरह आती रहती हैं, तो उस हवाले से उसको फिर बाद में अपने प्रोजेक्ट के अंदर उसको चेंज किया जाता है या उसके अंदर वो फीचर ऐड किया जाता है। वो जो ऐड करने का पार्ट, वो जो अमल है, वो बेसिकली मेंटेनेंस का पार्ट कहलाया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद जब मेंटेनेंस का पार्ट आता है फिर प्लानिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाती है उसी मेंटेनेंस के हवाले से। जब भी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं तो उसमें लास्ट में फ्यूचर डेवलपमेंट के हवाले से एक छोटा सा एक पार्ट ज़रूर रखते हैं। उस फ्यूचर डेवलपमेंट में ये होता है कि हमारे इस प्रोजेक्ट में क्या चीज़ रह गई है, जो चीज़ करना बाकी है, वो फिर आपको मेंटेनेंस के पार्ट में उसको रखा जाता है और फिर मेंटेनेंस के पार्ट को उसको आगे लेके चला जाता है, वो फिर प्लानिंग का हिस्सा बनते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में मिसाल के तौर पे कोई बग्स बाद में रह जाता है या कोई आने वाले वक्तों में वो चीज़ नज़र आती है कि ये चीज़ सही तरह से फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो वो भी मेंटेनेंस का ही पार्ट कहलाया जाता है, जो कि प्लानिंग का फिर बाद में आगे करके हिस्सा बनता है। इसी तरीके से एक और पिक्चर है हमारे सामने, अब ये समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि हम लोग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हमें मिलती है अपने क्लाइंट्स की तरफ से, हम उसकी एनालिसिस करते हैं और फिर वो डिज़ाइनिंग का पार्ट बनता है। और फिर डेवलपमेंट का पार्ट, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपकी कोडिंग वगैरह इसके अंदर होती है और जो कोडिंग होती है फिर वो टेस्टिंग के अंदर आती है। इंटीग्रेशन और टेस्टिंग भी इसको साथ साथ कहा जा सकता है। और फिर वो पार्ट हमारा मेंटेनेंस का बनता है कि अगर उसमें कोई चीज़ रह जाए या फिर कुछ इसमें कुछ बग्स आ जाए या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो कि उसमें ऐड करनी थी लेकिन नहीं कर सके, तो फ्यूचर डेवलपमेंट में उसको डाला जाता है, जो कि मेंटेनेंस का पार्ट बनता है आपका। अब इसमें एक और चीज़ आपके सामने मैं रखूँगा जिसमें हम लोग तमाम चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने विकिपीडिया से लिया है पिक्चर और ये आपकी काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। इसमें सिस्टम डेवलपमेंट यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की कुछ स्टेजेस हैं जो कि डिटेल में डिफाइन किया, जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें समझा चुका हूँ मैं और अभी कुछ चीज़ें और भी इसमें बाकी हैं समझना, जो कि अच्छे तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले इसका पार्ट है इनिशिएशन में बेसिकली होता यह है कि बिगनिंग का पार्ट होता है कि जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं। एक क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि जी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल हर काम मेरा मैनुअल चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि जो मैनुअल वर्क है उसको कंप्यूटराइज़ करना, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है, मेरे सामने जो फेस हो रही हैं वो ये हो रही है कि सारा काम मेरा मैनुअल है, ठीक है। उस पर मैं डाटा को इंसर्ट करना मुझे मुश्किल होता है, बाद में उसको अपडेट करना मुश्किल होता है, यानी सर्च करना इवन, यानी अगर पेपर वर्क का लोड ज़्यादा होगा तो अगर आपसे कहा जाए कि 2001 का मुझे डाटा चाहिए, तो इसका मतलब यह है कि आपको रजिस्टर, नंबर ऑफ़ रजिस्टर ढूंढने पड़ेंगे और फिर उसके बाद उसको सर्च करके ला के उसमें पेपर निकाल के उसमें अगर मिल भी जाए डाटा आपको जिस पर टाइम टेकन है, ठीक है,
तो उस सूरत में आप उसकी भी कटिंग करेंगे अपडेट करने के लिए डाटा को, या डाटा को डिलीट करने के लिए कटिंग करेंगे, तो एक अच्छा इसमें नहीं समझा जाता और उसमें डाटा डुप्लीकेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम की सूरत में वो आपसे ये चाहते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम हो कि जिसमें क्या बोलते हैं ये तमाम चीज़ें मेरे प्रॉब्लम का हल हो। तो ऐसी सूरत में हुई आप कंप्यूटराइज को उसको प्रोडक्ट की सूरत में ला सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं उनके लिए कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम में इनिशिएशन में बेसिकली होता यही है कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, वो शुरू में बताता है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके बाद सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट होता है कि उसमें तमाम चीज़ें डिफाइंड होती हैं, बाउंड्रीज सारी डिफाइंड, जिस तरह मैंने आपसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जिसको हम स्कोप डिफाइन करते हैं, उसमें आप स्कोप डिफाइन करने के बाद बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं और उसमें बताते हैं, उसमें ये भी चीज़ देखते हैं कि उसमें क्या बेनिफिट हो सकता है और उसमें क्या क्या रिस्क मेजर हैं उसमें, और उसके साथ साथ उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी करते हैं, उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनाते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में मैं डिटेल में मैंने एक और लेक्चर में मैंने कहा है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाना चलूँ मैं कि इनिशियल रिपोर्ट होती है जिसमें आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी और क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं होंगी, इसमें कितनी इसकी कॉस्ट आएगी। इसमें एक और बात मैं बता चलूँ, SRS खास तौर पर तस्करा करता चलो, इसमें SRS भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। SRS वो रिपोर्ट है कि जिसमें आप बताते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में ये डिफ़ाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने प्रोजेक्ट में रखनी है आपने और क्या चीज़ें प्रोजेक्ट में नहीं रखनी। स्कोप SRS के बारे में डिटेल मेरा एक और लेक्चर है, काइंडली उसको सुनेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो चीज़ आप सेकंड स्टेप के बाद आप थर्ड स्टेप पे आते हैं प्लानिंग के। प्लानिंग डिपेंड करता है आपके स्कोप बाउंड्रीज पे। आप स्कोप बाउंड्रीज आप डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप ये बताते हैं कि कौन कौन से रिस्क और ये फिजिबिलिटी क्या होगी, ये तमाम चीज़ें, तो उसके बाद उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। प्लानिंग में वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले डिफ़ाइन की थी कि उसमें तमाम प्रोजेक्ट को आप प्लान करते हैं, आप उसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कितने लोग रिक्वायर्ड हैं, और फिर उसमें प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें किस तरह से रखनी है, वो तमाम चीज़ें आप जो स्कोप में डिफ़ाइन हो एज़ पर स्कोप आप इसमें पूरी प्लानिंग करते हैं और इसका एक बहुत मेजर पार्ट है। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें जो आपने प्लानिंग की हैं उसमें फिर आप ये देखते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। यानी इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स भी शामिल होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिटेल डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिसमें आप ये डिफ़ाइन करते हैं कि जो प्लानिंग में आपने प्लान किए हैं वो तमाम चीज़ें उस डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं, वो तमाम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर पूरा एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, पूरा आप चीज़ों को देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा, कब होगा, और जो प्लानिंग में आपने डिफ़ाइन किया जो जो लोग शामिल होंगे वो चीज़ आप उस रिक्वायरमेंट में भी साथ साथ रखें। यानी तमाम ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है, ये भी तमाम डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में होता है, इसमें अभी भी कहीं पे भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट नहीं आया है। इसके बाद आप जो चीज़ आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया उसके बाद उसमें डिज़ाइन करना शुरू करते हैं और ये तमाम मॉडल्स बनाना शुरू करते हैं और उसमें डिटेल डायग्राम आपकी हो गई आपकी, और इसमें तमाम फोकस्ड होता है कि आपने जो कुछ आपने रिक्वायरमेंट किया है उसका एक मॉडल बना के आप अपने क्लाइंट से अप्रूव करवाते हैं। यानी अब जो डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट में था अब ये एक मॉडल फॉर्मेट में आ जाएगा, और मॉडल फॉर्मेट में आने के बाद आप क्लाइंट को दिखाएंगे और इसके बाद उसको आप उसको डिटेल आप उसकी क्या बोलते हैं फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। इसके लिए मेरा एक और लेक्चर है SRE का, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। वो उस लेक्चर्स को आप पढ़ेंगे तो ये तमाम स्टेप जो इसमें डिफाइन है उसमें डिटेल में उसको मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है। डिज़ाइनिंग के बाद आपका अब प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो गया जिसमें आप कोडिंग करते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं, आप तमाम टेस्ट केसेस वगैरह बनाते हैं आप, और इसके अलावा आप तमाम परफॉर्म करते हैं, तमाम कोडिंग और हर चीज़ आपकी इसके अंदर होती है जिसके थ्रू आपका प्रोजेक्ट अब बन रहा होता है। यानी यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फेज़ में आपका आ जाता है। उसके बाद अगला जो टारगेट हमारा होता है इंटीग्रेशन का होता है कि मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम इंटीग्रेट करके एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्टिंग के भी काफ़ी तरीके हैं जो कि मेरे अगले लेक्चर्स में क्या बोलते हैं आप देखेंगे, उसमें सुनेंगे आप मेरे अगले लेक्चर्स में
जिसमें टेस्टिंग के मुख्तलिफ फेजेस को उसमें डिफ़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। इसमें टेस्टिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें हम ये भी देखते हैं कि इसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब ये होता है, क्वालिटी की डेफिनेशन पहले ही बता चुका हूँ शुरू में, कि जो यूज़र क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्वालिटी कहलाई जाती है। तो इसमें एश्योर किया जाता है उस क्वालिटी को। उसके बाद जो क्वालिटी हो जाती है तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी उसको इंस्टॉल करना, उसको देखना, उसको अपने क्लाइंट के हैंड ओवर करना। टेस्टिंग के बाद अब इस एबल हो चुका होता है आपका प्रोजेक्ट कि वो इंस्टॉल हो जाए, आपके आपके जो क्लाइंट है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन की तरफ आप ले जाते हैं उसको। जब वो प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड हो जाता है सिस्टम के अंदर, वो चलना शुरू हो जाता है, तो फिर उसका मेंटेनेंस का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप उसमें करते ये हैं कि आप जो उसमें बग्स रह जाते हैं या कोई प्रॉब्लम फिर भी स्टिल रह जाती है तो उसको आप मेंटेनेंस के पार्ट में डालते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप रह गई हैं और आपने इम्प्लीमेंट करना था लेकिन रह गई हैं इस वर्जन के अंदर, तो नेक्स्ट वर्जन में जो चीज़ आप उसमें ऐड करेंगे, तो फ्यूचर डेवलपमेंट का उसमें एक छोटा टॉपिक होता है, उसमें आप ऐड किया हुआ होता है, उसको देखने के बाद उसको मेंटेनेंस के पार्ट में रखते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं। जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर डिस्पोजिशन का आपका शुरू हो जाता है, कि इसका मतलब ये होता है कि वो एक्टिविटीज़, तमाम चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, अब एंड यूज़र तक आपकी तमाम प्रोडक्ट जा चुकी है, और उसमें आपका सिस्टम का अब प्रोजेक्ट यहाँ पर एंड है आपका। ये प्रोजेक्ट का एक और चीज़ होती है, एंड पार्ट भी होता है आपका। एंड पार्ट इसलिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये होती है जिसमें स्टार्टिंग डेट हो और एंडिंग डेट हो। तो डिस्पोजिशन में आप प्रोजेक्ट की एंडिंग डेट, यानी हर चीज़ एंड हो चुकी होती है, वो हैंड ओवर हो चुकी होती है, और उसके बाद फिर अगर पार्ट जो बाकी रहता है वो मेंटेनेंस का रहता है, बाकी उसके बाद जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आपका एंड हो जाता है, और इस तरह प्रोजेक्ट जो आपके जो क्लाइंट है वहाँ तक आपकी चीज़ पहुँच चुकी होती है। आज का हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत वैल्यूएबल टॉपिक था, जिसमें आज हमने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया SDLC के थ्रू, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू, कि प्रोजेक्ट को ये है क्या चीज़, किस तरह से वर्क करते हैं। मैंने कोशिश ये की कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिक्टोरियल फॉर्मेट में आपको समझाया जाए ताकि चीज़ें आपको समझ में आएँ, और आई होप आपको समझ में आएगा। अगर कोई सवाल तो फील फ्री मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे आप। उसमें यूट्यूब पे मेरे ईमेल एड्रेस भी है, उधर आप जब चाहें उसको आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत दुआओं की दरख्वास्त आप लोगों से, और अगर कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।